हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। देखिए, संडे स्पेशल क्लास है द आर्ट ऑफ रीडिंग की। आपकी भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। मेरी तो इसलिए फेवरेट क्लास है क्योंकि 30 मिनट में मैं जो आपको सिखा सकता हूँ इस क्लास में, जनरली आपको रीडिंग करवाते हुए या ग्रामर की क्लास में 2 घंटे मुझे देने पड़े इस क्लास की लर्निंग को देने के लिए। तो बहुत कम टाइम स्पैन में आप बहुत कुछ सीख सकते हो और टीचर को भी मजा आता है सिखाने में, जितना ज़्यादा वो सिखा सके। और दूसरा रीजन ये है कि ये क्लास, ये कंटेंट आपको किसी यूट्यूब के चैनल के किसी पेड कोर्स के अंदर नहीं मिलेगा। 5-10 मिनट की क्लास में आप खुद ही फील कर लेंगे कि ये कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल नहीं है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास के बारे में आपको बता दें जो बच्चे नए हैं, देखो इसमें बड़े बड़े द हिंदू से उठाए गए सेंटेंसेज होंगे जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हो, और इन सेंटेंसेज में कुछ एरर्स छुपी होंगी। आपको हर सेंटेंस को मेरे साथ ब्रेक करना है, हर वर्ड का काम समझना है, और ये भी सीखना है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में, ये लॉजिक आपको कैसे लगेगा। बस ब्रेक करते हुए उन एरर्स को आप पकड़ेंगे और कॉन्फिडेंस को फील करेंगे इस लर्निंग को लेते हुए। चलिए क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अच्छा, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च करें @officialYT ग्रुप, आपको मिल जाएगा। इस प्राइवेट ग्रुप में आपको सारे नोट्स, सारे पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। साथ ही वाईटी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी कोर्स आपको अवेलेबल करवाना। जैसे इंग्लिश अनलॉड कोर्स, इसमें एसएससी, बैंक, रेलवेज, डिफेंस, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका ग्रामर से लेकर के रीडिंग और वोकैब हर पोर्शन प्रैक्टिस के साथ में कवर्ड है। इसी तरह से आपको मिलेगा राइटिंग का कोर्स। राइटिंग में कोर्स में आपको लिखना सिखाया गया है। 40, 50, 60 घंटों में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं इस कोर्स के जो है हेल्प से। दिवाली के मौके पे कोर्स अवेलेबल है डिस्काउंट पे, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। इसी के साथ आपको यूपीएससी का कंप्लीट हिंदी टू इंग्लिश माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा 1225 के मामूली से प्राइस पे। कोर्स अभी अवेलेबल है ऑन दिवाली। इस कोर्स में सी सेट से लेकर के आंसर राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हर एस्पेक्ट इंग्लिश का, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज का इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड है। ऐप का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन से इसको आप डाउनलोड करें। ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस आपका, आराम से वीडियो को पॉज करो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो, मीनिंग निकालो, और मिले तो कोई एरर को भी मार्क करना। ऑलराइट, आप वीडियो को खुद से पॉज करके ढूंढें इसको। मैं अब शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा सेंटेंस मिले तो हमें क्या करना है, इसको आराम से पढ़ना है बिना जल्दबाजी के। द इश्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ कफ सिरप्स हैव रिपीटेडली been raised, and India, with great ambitions in the global pharma markets, have often been short of, which is required to build a robust and trustworthy industry। पढ़ना ही बहुत मुश्किल है इसको, इतना लंबा सेंटेंस है। चलो जितना मीनिंग निकाल सकते हैं यहां से निकालते हैं। जो मुद्दा है, इश्यू है, और किसका, ऑफ लगा के बता रहा है, क्वालिटी का, कफ सिरप्स की। कफ सिरप यानी खांसी की दवाएं। कह रहा है इसको उठाया गया है, रिपीटेडली रेज किया गया है। हैव रिपीटेडली बिन रेज्ड, रिपीटेडली यानी बार बार, रेज करना यानी उठाना। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है यानी मुद्दे को उठाया गया है। कह रहा है और जो भारत है, अब देखो यहां और लग गया ना एंड, तो इसका मतलब एक नया क्लोज यहां पे ऐड होगा, कोई नई बात आपसे बताई जाएगी। मुद्दा तो उठाया गया है लेकिन इसके साथ में क्या हुआ, कह रहा है और हुआ ये कि जो भारत है, इंडिया, अपने ग्रेट एम्बिशंस के साथ में, बड़े बड़े ख्वाबों के साथ में। एम्बिशंस होते हैं महत्वाकांक्षा, ख्वाब जो आप देखते हो ना। भारत अपने बड़े ख्वाबों के साथ में दुनिया भर की या ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट्स में वो अक्सर रहा है शॉर्ट यानी कमतर, पिछड़ा हुआ। जब आप शॉर्ट रहते हैं किसी काम में तो आप छोटे या पिछड़े रह जाते हैं। तो भारत भी छोटा रहा है या पिछड़ा रहा है उस चीज के जो है जरूरी या रिक्वायर्ड बिल्ड करने के लिए एक रॉबस्ट और ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री को। ऐसी इंडस्ट्री को जो ना कि मजबूत हो बल्कि साथ में ट्रस्टवर्दी या भरोसेमंद भी हो। सेंटेंस में काफी सारी स्ट्रक्चर्स यूज हुई हैं, मैं बीच बीच में स्ट्रक्चर्स आपको बता नहीं रहा हूं, सिर्फ इसका मीनिंग अपने निकाल रहे हैं, मोटा वाला मीनिंग है ना, देसी मीनिंग। अब इसकी सारी स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो सेंटेंस आपके सामने टूट के बिखर जाएगा। तो आ जाओ इसको अलग से साइड में लेते हैं। देखो, हमेशा मैं आपसे बताता हूं, जब भी सेंटेंस ब्रेक करना हो तो आपको उसको छोटे पार्ट्स में पढ़ना आना चाहिए। और वो छोटे पार्ट्स कैसे बनेंगे, इस तरीके से। वही सेंटेंस है, इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द इश्यू ऑफ
क्वालिटी ऑफ कॉफ सिरप्स, ये है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट वहां शुरू होता है जहां पे मेन वर्ब आती है, जैसे यहां लगी हुई है हैव रिपीटेडली बीन रेज्ड। थर्ड पार्ट वहां शुरू हुआ जहां कोई कंजंक्शन आती है या कॉमा लगा होता है, तो कॉमा भी लगा था और कंजंक्शन भी आई, तो इसको हमने तीसरा पार्ट बना दिया। चौथे पार्ट में हमने इंडिया और विद एम्बिशंस इनको एक साथ लिया है। विद एम्बिशंस एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इंडिया एक नाउन है। मैं जितने पार्ट्स हो रहे हैं स्क्रीन पे आ सकते हैं उतने कर रहा हूं, आपको दिमाग में ऐसे ही करने हैं। पांचवा पार्ट क्या है जी, उसके बाद फिर से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लिया गया है, इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है मार्केट्स, बीच में उसके बारे में बताया गया है। फिर देखो अगेन मेन वर्ब आई तो हमने इसको 6वां पार्ट बना लिया, और फिर एक नया क्लोज आया, इसको हमने 7वां पार्ट बना लिया। आप इसके 10 पार्ट भी बना सकते थे। इस ऑफ के बाद में इस पूरे पार्ट को अलग से पढ़ लेते, इस विच के बाद में इस वर्ब वाले पार्ट को अलग से पढ़ लेते। यही सबसे मेन जो है ना पहला काम है जो आपको एज अ बिगिनर करना है। अब देखो इन पार्ट्स को तोड़ने का फायदा क्या हुआ, तोड़ने का फायदा ये हुआ कि अलग अलग पार्ट्स की क्लैरिटी मिलेगी। जो मुद्दा है द इश्यू और किसका है ऑफ प्रेपोजिशन मिली, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट देना होता है, आपको हमेशा पता है, नाउन एक क्वालिटी। अंग्रेजी में जितनी भी प्रेपोजिशन आती हैं, प्रेपोजिशन क्या होती हैं, ऑफ, विद, बाय, इन, ऑन, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं। इन सबको क्या चाहिए होता है, अपने साथ में एक नाउन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, प्रेपोजिशन बिना नाउन्स के कभी नहीं आती। समझ पा रहे हो, मैं लिख रहा हूं द बैग ऑफ राम, द बैग ऑफ राम, राम का बैग, राम का बस्ता। अब आप बोलो सर ऑफ के बाद में राम मत लगाओ, तो नहीं लगाता, चलो द बैग ऑफ लिख देता हूं। फिर आप पूछोगे सर किसका बस्ता, अरे भाई राम का बस्ता, तो राम को लिखना जरूरी था ऑफ के बाद में, नहीं तो पहले वाले नाउन से दूसरे वाले नाउन का कोई कनेक्शन नहीं बैठता। ये सारी प्रेपोजिशन अंग्रेजी में इसलिए अपने बाद एक नाउन लेती हैं क्योंकि इनके पहले एक नाउन होता है जिससे इसको कनेक्शन बनाना होता है। तो यहां पे देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। इस नाउन का इससे कनेक्शन बनाने के लिए और इस नाउन का इससे कनेक्शन बनाने के लिए दोनों बार प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया गया है। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, होपफुली मजा आ रहा होगा आपको सीख करके। अब देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर, जो ये इश्यू है, मुद्दा है, इश्यू बन गया यहां पे नाउन। सेंटेंस का पहला नाउन है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का पहला नाउन जिसके पहले कोई प्रेपोजिशन ना आ रही हो या कोई वर्ब ना आ रही हो, वो नाउन ही सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को आपको एक वर्ब देनी होती है, ये भी आपको आगे जाकर के कहीं मिलेगी। आगे बढ़ो, नाउन मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब देखो ऑफ मिली प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन, नाउन है क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। अब दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर क्वालिटी को नाउन क्यों नहीं, सब्जेक्ट क्यों नहीं माना, इश्यू को क्यों माना? सिंपल, क्वालिटी से पहले एक प्रेपोजिशन रखी है, जैसे ही प्रेपोजिशन रखी थी क्वालिटी इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और जो नाउन किसी प्रेपोजिशन का या वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए क्वालिटी सब्जेक्ट ना होकर के इश्यू सब्जेक्ट बनेगा। फिर और आगे बढ़ो, ऑफ प्रेपोजिशन, फिर एक ऑब्जेक्ट है कॉफ सिरप्स। ये पूरा कॉफ सिरप एक नाउन है, इसमें दो नाउन लगे हुए हैं लेकिन मिल करके कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। जैसे आपने शुरू किया कभी देखा होगा आइस और साथ में मिला दूंगा कॉफी। आइस का मतलब बर्फ, कॉफी का मतलब आप समझते हैं, लेकिन आइस कॉफी जो है ना ये एक अलग ड्रिंक है। एक नाउन और दो नाउन दोनों मिल करके एक तीसरा नाउन बना रहे हैं जो कि डिफरेंट मीनिंग रखता है। तो अंग्रेजी में दो नाउन तीन नाउन मिल भी जाते हैं, तो यहाँ पे वैसा ही कंपाउंड नाउन बना हुआ है कॉफ सिरप यानी खांसी की दवा। अब देखो यहाँ पे आई वर्ब, जैसे ही ये वर्ब आई आपको इससे सवाल पूछना होगा तो किसकी वर्ब है, कौन से नाउन की वर्ब है, कौन से सब्जेक्ट की वर्ब है? सब्जेक्ट मिला था पीछे इश्यू। समझ पा रहे हो, कॉफ सिरप सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो फिर इस वर्ब को इस नाउन से, इस सब्जेक्ट से मैच करना होगा। ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब लगा रखी है प्लूरल। बस यहीं पे आपका पहला वाला एरर, जो आपने आसान वाला एरर था, वो पकड़ लिया। मुझे पता है आप में से काफी सीखे सिखाए स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लासेस में काफी दिनों से आते हैं, आपको पता होगा, देखते ही पता लग गया होगा। लेकिन काफी बच्चे जो नए हैं ना, उनको आज भी नहीं पता कि ये वर्ब सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट की, और क्यों सिंगुलर क्यों प्लूरल। तो ऐसे आपको ब्रेक करना है। तो इश्यू जो है ना उसको रिपीटेडली रेज किया गया है। बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं पैसिव। अंग्रेजी में बी फैमिली, बी फैमिली में क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग और बिन, ये 8 वर्ब्स है। ये 8 वर्ब्स जहां भी मिल जाएं और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो वो बन जाता है पैसिव। तो यहां पे देखो बिन लगी हुई है, बी फैमिली की वर्ब है,
साथ में लगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इशू को उठाया गया है, द इशू हैज रिपीटेडली बीन रेज्ड। रिपीटेडली यहाँ पे एडवर्ब है, पीछे एलवाई लगा हुआ है, ये बता रही है कि इशू को कैसे उठाया गया, बार बार उठाया गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब और आगे बढ़ो, अब मिली एंड कंजंक्शन। कंजंक्शन आई है तो एक और सब्जेक्ट आएगा, दूसरा सब्जेक्ट देखो एंड के बिल्कुल बाद में लिखा हुआ है इंडिया, इसको मान लेता हूं सब्जेक्ट नंबर 2। ये था सब्जेक्ट नंबर 1। अब देखो सब्जेक्ट आया तो उसको वर्ब भी चाहिए होगी, लेकिन वर्ब देने की बजाय इसने आपको दे दिया प्रेपोजिशन। विद का मतलब होता है साथ में, एम्बिशंस एक नाउन है, प्रेपोजिशन को मिल गया ऑब्जेक्ट। अभी भी सब्जेक्ट को वर्ब नहीं मिली। और आगे बढ़ो, आगे फिर एक प्रेपोजिशन मिल गई इन, और इसका ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है। अब ऑब्जेक्ट ढूंढने निकले तो ग्लोबल भी मिला, फार्मास्यूटिकल भी मिला, मार्केट्स भी मिला, किसको बनाएं? देखो जी, जो लास्ट वाला होता है ना वही ऑब्जेक्ट बनता है। आगे देखो वर्ब आ रही है, वहां तक नहीं जा रहा हूं मैं, इस पूरे में तो कहीं वर्ब नहीं आ रही, इस पूरे में तो कहीं वर्ब नहीं आ रही, तो ये पूरा एक साथ मिला हुआ है और इसका लास्ट वाला जो वर्ड है वो नाउन बनेगा, बाकी दोनों पहले वाले वर्ड्स एडजेक्टिव बनेंगे। देखो कैसे, ये एम्बिशंस हैं मार्केट्स में, बाजारों में, और बाजार कहां पे है? ग्लोबल बाजार है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। फार्मास्यूटिकल मतलब दवा से जुड़ा हुआ, ग्लोबल मतलब वैश्विक या इंटरनेशनल। मार्केट्स के बारे में बताने वाले दो एडजेक्टिव्स हैं जो मार्केट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। है हमारे एम्बिशंस अभी भी मार्केट्स में, लेकिन मार्केट्स कैसी होंगी इन दोनों ने बताया। तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा मार्केट्स, ये दोनों बनेंगे एडजेक्टिव्स। अब और आगे बढ़ो, अभी भी सब्जेक्ट नंबर 2 को वर्ब नहीं मिली है, अब देखो यहां मिली है वर्ब। इंडिया हैव ऑफ्टन बिन, इंडिया अक्सर रहा है, ऑफ्टन मतलब बार बार, जैसे ऊपर रेपिटेडली देखा था एडवर्ब थी, वैसे ही ऑफ्टन भी यहाँ पे एडवर्ब है। ऑफ्टन का मतलब होता है बार बार, फ्रीक्वेंटली, इसको ऑफन भी बोलते हैं, बीच का टी साइलेंट भी होता है, ठीक है ना। ब्रिटिश लोग इसको ऑफन बोल देते हैं, अमेरिका में इसको ऑफ्टन बोल देते हैं। तो इंडिया जो रहे हैव बिन यानी रहा है, शॉर्ट ऑफ यानी कम तर, किसी चीज में पिछड़ा हुआ, और वो कौन सी चीज है पिछड़ी हुई? अब आगे पूरा इसने कुछ लिख करके बताया है, विच इज रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी है, विच बन गया सब्जेक्ट नंबर 3, वर्ब बन गई इज रिक्वायर्ड। और क्यों? बिल्ड करने के लिए, टू बिल्ड बनाने के लिए, और बनाना है एक इंडस्ट्री को जो रोबस्ट हो। रोबस्ट एक एडजेक्टिव है, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। तो ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर थी। एरर्स आपने 2 पकड़ ली। पहली आपने ये पकड़ी कि सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब जो थी वो प्लूरल थी, इसको सिंगुलर होना चाहिए था। दूसरी एरर आपने ये पकड़ी कि इंडिया को अगर सब्जेक्ट मान लें तो इंडिया के एम्बिशंस हैं और वैश्विक बाजारों में है, लेकिन इंडिया जो है वो हैज बीन ऑफ्टन होगा, शॉर्ट ऑफ, ना कि हैव बीन। इंडिया सिंगुलर है तो यहां पे हैज लगाओ। तीसरी एरर कहां है? चलो मैं 10 सेकंड देता हूं, जिसकी पकड़ में आई हो बता दो फटाफट। कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्विस्टेड है, अलग से ले जाके समझाऊंगा। देखो जी, तीसरी एरर है इस वाले फ्रेज में, ये जो पूरे क्लोज में। अब क्यों है इसको अलग से आपको समझना होगा, तो चले साइड में। देखो अंग्रेजी में ये 4 प्रॉपर नाउन्स जो है रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु, विच, दैट और व्हाट। अब क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? देखो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो कि। आप इसको अंग्रेजी मत समझो, हिंदी में समझो। मेरा दोस्त जो कि मेरा पड़ोसी भी है, वो इंग्लैंड चला गया। मेरा दोस्त इंग्लैंड चला गया, लेकिन बीच में मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़नी है, जो कि मेरा पड़ोसी भी है। यह एक और जो है एग्जांपल लो, वो किताब जो कि मैंने आपको दी थी मुझे उसे वापस करो। तो मैं आपसे कह तो इतना रहा हूं कि किताब मुझे वापस करो, लेकिन बीच में मुझे जो कि लगाना पड़ा, क्योंकि बताना था किताब कौन सी है। वो किताब जो कि मैंने आपको दी थी वो मुझे वापस करो। तो जैसे हिंदी में हम जो कि लगा करके एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, अंग्रेजी में ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन जो कि का काम करते हैं। आसान भाषा में समझ लिया। अब समझना है कि कब कहां पे कौन सा यूज होगा। ऐसा नहीं है जो कि जहां भी लगाना हुआ तो हु, विच, दैट, व्हाट जो आपके मन में आ गया आपने लगा दिया, ऐसा नहीं है। चारों के काम है। देखिए अगर किसी किताब की बात हो रही हो, इंसान की बात हो रही हो, कुत्ते की बात हो रही हो, तो आपको डिस्टिंक्शन करना होगा कि जो कि के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। जिस चीज की बात हो रही होती है उसको हम बोल देते हैं आसान भाषा में एंटीसीडेंट। वो किताब मुझे वापस करो जो कि मैंने आपको दी थी, जो कि किसके लिए आया? किताब के लिए आया, बन जाएगी किताब यहाँ पे एंटीसीडेंट। वो दोस्त जो मेरे पड़ोस में रहता है, मेरा पड़ोसी है, वो इंग्लैंड चला गया, तो वो जो कि मेरे दोस्त के लिए आया, दोस्त बन गया एंटीसीडेंट। तो आपको ढूंढना होता है एंटीसीडेंट। अगर एंटीसीडेंट कोई इंसान हो, जैसे मेरा दोस्त था, और प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन मतलब जाना माना इंसान, किसी इंसान का नाम है ना, वो प्रॉपर नाउन होता है। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रोन,
मेरा नाम अमन बहल, आपका नाम जो भी है, हम सभी प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉपर नाउन्स अपने पहले लेते हैं हु। अगर कोई चीज हो लेकिन वो भी जानी मानी हो, प्रॉपर नाउन हो, उसके लिए लगता है विच। जैसे मैं बोलूं इमारत, इमारत तो कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं बोलूं ताजमहल, तो ताजमहल एक जानी मानी प्रॉपर नाउन वाली इमारत है। तो दुनिया में जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, नॉन पीपल, इमारत, कोई बस्ता, कोई है ना, कोई कोई भी ऐसी चीज जिसको नॉन नॉन पीपल है, जो इंसान नहीं है, उसके लिए प्रॉपर नाउन के लिए, चीजों के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। अब बच गया दैट। दैट तब लगाना है जब आपका एंटीसीडेंट एक कॉमन नाउन हो, चाहे इंसान हो चाहे कोई चीज हो। जैसे मैंने बोला ना मेरा दोस्त, अब दोस्त का नाम तो मैंने बताया नहीं। जैसे मैंने बोला ना वो किताब, अब वो किताब का नाम तो मैंने बताया नहीं। जिस भी चीज का नाम ना पता लग रहा हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो नॉन पीपल हो, नॉन ह्यूमन हो, उसके लिए, उस एंटीसीडेंट के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। और वट, वट तब लगता है जब आपका एंटीसीडेंट गायब हो, मिस्टर इंडिया हो, जब आपको एंटीसीडेंट देखने को ही ना मिले, है क्या आपको पता ही ना लगे। अब यूज करके देखो। द पीएम हैड अ मीटिंग विद इलॉन मस्क। पीएम की एक मीटिंग हुई इलॉन मस्क के साथ। अब देखो यहां पे चारों में से एक लगाना है, हु विच दैट या वट फाउंडेड टेस्ला। वो इलॉन मस्क जिसने टेस्ला को फाउंड किया, टेस्ला की नींव रखी। क्या लगाऊं भाई इलॉन मस्क के लिए? देखो इलॉन मस्क पीपल तो है, पीपल है और प्रॉपर नाउन भी है, आदमी का नाम है, इंसान का नाम है, तो यहां पे लगेगा हु। तो पीएम हैड अ मीटिंग विद इलॉन मस्क, हु हु फाउंडेड टेस्ला। बस इतना आसान है। पकड़ लो आप एंटीसीडेंट को और देख लो इन चारों में से किस टाइप का है, और उसके हिसाब से प्रॉपर नाउन को, जो है रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर दो। द ताजमहल, हु विच दैट या वट इज इन आगरा, इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ताजमहल जो कि, अब अगर देखो जो कि आगरा में है, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बताओ ताजमहल के लिए क्या लगाऊं? ताजमहल कोई इंसान तो है नहीं, ताजमहल कोई इंसान तो है नहीं, और ना ही ताजमहल जो है यहां पे गायब है। जो एंटीसीडेंट है वो साफ साफ मुझे दिख रहा है, एब्सेंट नहीं है। तो या तो लगेगा विच या लगेगा दैट। विच लगता है नॉन पीपल के लिए, इंसान ना हो ऐसी चीजों के लिए ताजमहल पे लग सकता है, लेकिन तब लगेगा जब उसका नाम आपको पता हो। तो नाम भी पता है आपको, ताजमहल एक वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है, तो यहां पे लगा दो विच। ठीक है। अब लास्ट देखो, शी टोल्ड मी एवरीथिंग, एवरीथिंग हु विच दैट या व्हाट हैपेंड यस्टरडे। उसने मुझे बता दी हर एक चीज जो कि कल हुई। क्या लगाऊं एवरीथिंग के लिए? एवरीथिंग मतलब हर एक चीज, इंसान तो ये है नहीं, और ये गायब भी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से एंटीसीडेंट आप देख पा रहे हो। तो नॉन पीपल के लिए लगता है विच, लेकिन प्रॉपर नाउन्स होने चाहिए, और अगर प्रॉपर नाउन ना हो तो सब के लिए लगता है दैट। एवरीथिंग कोई प्रॉपर नाउन थोड़े ना है, एवरीथिंग कोई कहानी का नाम, कोई पोएम का नाम, कोई किताब का नाम थोड़े ना है। तो एवरीथिंग एक कॉमन नाउन है, तो क्या लगेगा? दैट लगेगा। शी टोल्ड मी एवरीथिंग दैट हैपेंड यस्टरडे। इतना समझ गए? अब जो बच्चा इतना समझ गया ना, अब वो वट वाला केस समझ लेगा। ये बिल्ड करना जरूरी था। वट कब लगेगा बताया ना मैंने आपको, जब एंटीसीडेंट दिया ही ना हो। यही सेंटेंस में से द को तो वैसे ही हटा दो, गलत है। एवरीथिंग को मैं यहां से निकाल देता हूं। शी टोल्ड मी हु विच दैट या व्हाट हैपेंड यस्टरडे। उसने मुझे बताया जो कि कल हुआ था। अब क्या बताया? एवरीथिंग नहीं लिखा हुआ यहां पे। एवरीथिंग लिखा होता तो एंटीसीडेंट आ जाता आपके पास। उसने मुझे वो सब कुछ बताया जो कल हुआ। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सब कुछ एक एंटीसीडेंट बन जाएगा, उसके लिए जो कि आएगा, तो आपने दैट का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन उसने मुझे जो बताया वो तो यहां लिखा ही नहीं हुआ। मतलब एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो एब्सेंट एंटीसीडेंट को मॉडिफाई कर सके, वहां लगता है वट। शी टोल्ड मी वट हैपेंड यस्टरडे। ठीक है। ये है आसान भाषा में रिलेटिव प्रोनाउंस। ये तीनों हु विच दैट बनाते हैं एडजेक्टिवल क्लोज। ये चौथा जो वट है ये बनाता है नाउन क्लोज। थोड़ा सा और एडवांस्ड बता रहा हूं, जिन बच्चों के क्लोजेस क्लियर हैं या वो क्लियर करना चाहते हैं। ये एडजेक्टिवल क्लोज बनाते हैं क्योंकि यहां से विच लगा के और यहां पे विच लगा के या हु लगा के आपने ताजमहल और इलॉन मस्क को परिभाषित किया, लेकिन यहां पे कुछ परिभाषित करने के लिए था ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा एक नाउन क्लोज बन जाता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। शी टोल्ड मी द ट्रूथ और शी टोल्ड मी व्हाट हैपेंड यस्टरडे। इस पूरे क्लोज को मैं ट्रूथ नाम के एक सिंपल से नाउन से रिप्लेस कर सकता हूं।
तो ये नाउन की जगह ही आया हुआ है, नाउन क्लोज का काम करता है, वर्ड से बनने वाला रिलेटिव क्लोज। लास्ट वाला मिस कर देना, जिन बच्चों के क्लोज क्लियर नहीं है, जिनके क्लियर हैं उनके लिए एक बोनस पॉइंट था। चलो अब ऐसे नहीं सीखोगे, 3 सेंटेंसेस दे रहा हूं, गलत बने हुए हैं, आराम से इनको सही करके देखो, यही फॉर्मूला लगाना और चेक करो, बताओ कहां पे कौन सा लगेगा। वी डिस्कस द थिंग्स विच कुड बी इंप्रूव्ड इन द करंट प्लान। हमने डिस्कस किया उन चीजों को जो कि इंप्रूव की जा सकती थी, जो कि, अब जो कि तो आ ही गया करंट प्लान में। थिंग्स के लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, थिंग्स बन गया हमारा एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन कैसा होगा, नॉन पीपल वाला होगा, या फिर दैट लगेगा जो सभी कॉमन नाउन्स के साथ आता है। अब थिंग कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो कोई प्रॉपर नाउन हो, कुछ नाम तो दिया नहीं हुआ, तो मतलब चुपचाप इस थिंग्स के लिए हमें दैट का इस्तेमाल कर देना बनता है। वी डिस्कस द थिंग्स विच नहीं, दैट कुड बी इंप्रूव्ड इन द करंट प्लान। अगला देखो, वी डिस्कस्ड विच कुड बी इंप्रूव्ड इन द करंट प्लान। हमने वो डिस्कस किया जो कि इंप्रूव किया जा सकता था करंट प्लान में। क्या किया, क्या डिस्कस किया हमने, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। अब ये लिखा नहीं हुआ तो मतलब एंटीसीडेंट गायब है, डिस्कस वर्ब के बाद कुछ रखा ही नहीं हुआ, यानी इस वर्ब का ये पूरा ही ऑब्जेक्ट बनेगा, हमने इस पूरी बात को डिस्कस किया। एंटीसीडेंट है ही नहीं, यही ऑब्जेक्ट का काम करेगा और व्हाट बन करके आएगा, वी डिस्कस्ड व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड इन द करंट प्लान। आया समझ में, क्लियर आया। मोस्ट स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स मस्ट फोकस ऑन विच इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम। स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए जो कि एक्सपेक्टेड है, जिसकी आशा है एग्जाम में आने की। अब किस पे फोकस करना है, ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं हुआ, मतलब एंटीसीडेंट गायब है, ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, ये पूरा क्लोज ही नाउन क्लोज बनेगा और ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो कैसे बनाएं इसको, इसको अगर आपको एंटीसीडेंट के बिना लिखना है तो यहां पे लिखना पड़ेगा व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि कोई एंटीसीडेंट दिख नहीं रहा। अगर इस फॉर्मूला को समझे तो मुझे बताओ यहां पे क्या लगेगा, इंडिया हैज, इंडिया सब्जेक्ट नंबर 2 हैज ऑफ्टन बिन शॉर्ट ऑफ। अब बताओ शॉर्ट ऑफ किस चीज में रही है, वो चीज तो लिखी नहीं हुई, जो कि जरूरी है एक इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए, जो कि वाला मीनिंग चाहिए लेकिन एंटीसीडेंट गायब है, तो क्या करूं, विच की जगह लगाऊंगा। इंडिया हैज बीन शॉर्ट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ रोबस्ट इंडस्ट्री। ये थी एरर नंबर 3। चलिए आया समझ में, बड़े नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये क्लासेस मेरे ख्याल से अभी तक ऐसी 50 क्लासेस या 55-60 कर चुके हैं हम पिछले 2-3 सालों में। आप जरूरी नहीं है इसी क्लास को, ऐसी और क्लासेस का वेट करो, उससे पहले आप दूसरी क्लासेस प्ले भी कर सकते हो। मैं आपको अपने चैनल पे चल के दिखा देता हूं कहां पे आपको ये मिलेंगी। एक छोटा सा वॉक थ्रू दे देते हैं आपको चैनल का, कहां पे कौन सी चीज रखी हुई है। ये एमिनेम को साइड में करेंगे, देखो ये अपना चैनल खुला हुआ है, ठीक है, अपने मोबाइल में, पीसी में, जहां भी खोलना चाहो योर इंग्लिश ट्यूटर खोल लो पहले। और इसके अंदर आपको जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, तो पहले मिलेगी आपको एक प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की, इसमें पूरी ग्रामर करवाई हुई है, इसको कवर कर लो, 50-55 वीडियो है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। फिर एक पूरी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी राइटिंग स्किल्स की, जो बच्चे इंग्लिश में लिखना सीखना चाहते हैं इस प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हो जैसे ही तो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो, सारी वीडियोस उसमें लाइन से आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। फिर इसके बाद और नीचे जाओगे तो और नीचे आपको क्या मिलेगा, फ्रंट पेज रीडिंग फॉर बिगिनर्स। जिन बच्चों से एडिटोरियल नहीं पढ़े जाते वो आसान भाषा में फ्रंट पेज कैसे पढ़ेंगे, तो ये इसमें आपको सिखाया गया। और नीचे जाओगे तो एडिटोरियल मिल जाएंगे जो रोज आते हैं, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन। इसके नीचे आपको मिलेंगी ईडियम्स की क्लासेस, 300 के करीब सारी ईडियम जो है इंपॉर्टेंट वाली कहानियों के साथ इसमें इस पूरी प्लेलिस्ट में सिखाई गई है। इसके नीचे आपको मिलेगा सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक का क्लास, जो आप अभी कर रहे हो मेरे साथ। क्लिक करो इस पे, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। आराम से इनको चलाओ और एक एक करके ऐसे सेंटेंसेस को आप पढ़ना सीख सकते हैं। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखिए ये सेंटेंस मैंने आपको पिछली क्लास के, लास्ट वीक की क्लास के लास्ट में दिया था एज क्विज, तो आज अपने इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको करवाया हुआ था उसको मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा, फटाफट एक बार इसको ब्रेक करके देखो कहां पे इसमें एरर मिल रही है। चलो अब शुरू करें। वर द डॉक्यूमेंट्स हिडन
इन द कैबिनेट टू डिस्कवर द सीक्रेट द ऑफिशियल्स हैज कंसील्ड वुड बी एक्सपोज्ड। देखो स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आ रही होगी, ये शुरू में वर्ड लगा हुआ है, क्या मीनिंग है इसका? तो ये है क्लासिक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड कंडीशनल। अब आप नाम मत याद रखो, लेकिन काम याद होना चाहिए। शुरू में वर्ड मिल जाए तो क्या होता है, आसान भाषा में ये स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर तो मैं अभी करवा दूंगा, मीनिंग निकाल करके पहले बता रहा हूं। अगर डॉक्यूमेंट्स जो छिपे हुए हैं या छिपाए गए हैं इस कैबिनेट में, इस ड्रॉर में, वो डिस्कवर हो जाएं, सबको मिल जाएं, तो जो सीक्रेट है जिसको अधिकारियों ने कंसील कर रखा है वो एक्सपोज हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। पढ़ने में मुश्किल लग रहा होगा ना, अजीब सी स्ट्रक्चर है। अब कैसे देखें स्ट्रक्चर को? देखो वैसे तो लास्ट क्लास में करवाई थी, एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं आपको, ये स्ट्रक्चर कैसे बनी है, इसी में एरर अपने को ढूंढनी है। देखो सेकंड कंडीशन होता है अंग्रेजी में ऐसा, इफ वी यूज टेक्नोलॉजी वाइजली मैनी प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड। अगर हम इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का बुद्धिमत्ता से, वाइजली या समझदारी से, तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। इस्तेमाल किया गया यहाँ पे V2 यानी पास्ट टेंस का, लेकिन ये देता है आपको टोन फ्यूचर की। और फ्यूचर कैसा? जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर तुम 12 घंटे पढ़ो तो ये एग्जाम क्लियर हो जाए। मुझे पता है आप 12 घंटे हफ्ते में नहीं पढ़ सकते, दिन में तो पढ़ना बड़ी बात है। तो अगर मैं आपको एक ऐसी सलाह दूं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाए, और जो मुझे लगता है कभी हो नहीं पाएगी, तो मैं यूज करता हूं सेकंड कंडीशनल का। इसमें V2 लगा के पास्ट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल किया जाता है, बात की जाती है अनरियल फ्यूचर की। तो ये सेंटेंस ऐसा बना हुआ है, इसकी हमें ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अब देखो यही सेंटेंस आप चाहें तो इसको पैसिव में भी लिख सकते हैं। इफ वी यूज्ड टेक्नोलॉजी वाइजली, ऐसा लिखने की बजाय मैं ऐसा लिख दूं, इफ द टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड वाइजली। इस पूरे को एक्टिव से मैंने बना दिया पैसिव। है अभी भी ये सेकंड कंडीशनल, मीनिंग अभी भी इसका वही आ रहा है। तो आपको दोनों तरीके से सेकंड कंडीशनल पता होना चाहिए। अब इसमें ध्यान रखनी होती है एक बात, सेकंड कंडीशनल में हम फ्यूचर बताते हैं V2 लगा के पास्ट से। तो ये V2 एक्चुअल में है नहीं, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। मैंने आपको बताया लिखता है V2 जैसा, लेकिन ये V2 नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। और इसी को बताने के लिए सेकंड कंडीशनल में कभी वॉज का इस्तेमाल नहीं होता। जब भी वॉज लगाना हो उसकी जगह काट के हम लगाते हैं वर। ठीक है ना? अब इससे आपको और आइडिया आएगा कि देखो वर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल है, फ्यूचर की बात कर रहा है, पास्ट टेंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन होता नहीं है वो पास्ट टेंस। वॉज लगना होता है, वहां वर लगा देता है, बाकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाता है। तो सेकंड कंडीशनल जो है पैसिव के अंदर कुछ इस तरीके से बनता है, इफ टेक्नोलॉजी वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर यूज्ड वाइजली मैनी प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड। अब हम इसको बनाते हैं ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर, जो हमें आनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंडीशनल में से इफ को गायब करना। अब कैसे गायब करें? देखो यहां पे आप क्या करेंगे, इफ को हटा देंगे और वर को उठा के शुरू में ले आएंगे। और कैसे लिखेंगे? वर टेक्नोलॉजी यूज्ड वाइजली मैनी प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड। ये वाला स्टेप सीख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सेकंड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म कैसे बनाएं? चुपचाप इफ जो लिखा हुआ है उसको हटा दो, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और शुरू में ले आओ, और ऐसा बना दो वर टेक्नोलॉजी यूज्ड वाइजली मैनी प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड। अच्छा, एक्टिव वाले का कैसे बनाएं? अब देखो एक्टिव में तो वर लगा नहीं हुआ, अगर यहां वर लगा होता तो उसको उठा के ले आते शुरू में, यहां वर तो लगा नहीं हुआ। अब क्या करें? तो देखो एक्टिव में सेंटेंस का सेकंड कंडीशनल का ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए हम इस सेंटेंस को एक अलग तरीके से लिखते हैं, जो मीनिंग बिल्कुल वैसा ही रखता है। इफ वी यूज टेक्नोलॉजी की जगह हम लिखते हैं इफ वी वर टू यूज टेक्नोलॉजी। ये स्ट्रक्चर अंग्रेजी में फ्यूचर के बारे में बात करती है। इज टू एम टू आर टू वॉज टू वर टू। मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। अगर मैं विल को हटा के आई एम टू गो टू मार्केट टुमारो लिखूं तो भी मीनिंग वही आएगा। आई के साथ में एम टू, इज टू, वॉज टू, वर टू, जो लगाना चाहो फ्यूचर की बात आप कर सकते हो। तो हम इसका ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से दिमाग में सोचते हैं। इफ वी यूज के जगह लिखते हैं इफ वी वर टू यूज टेक्नोलॉजी। फिर क्या करते हैं, फिर ये वर हमारे दिमाग में आ जाता है कि एडिशनल, इसको उठा के शुरू में ले आते हैं और सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनती है वर वी टू यूज टेक्नोलॉजी वाइजली मैनी प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड। अब दिक्कत पता है कहां है? ये है एक्टिव, ये है पैसिव। ये तो मैंने आपको बना के दिखाया, लेकिन ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर देख के आप पकड़ नहीं पाओगे ये एक्टिव है या पैसिव है। तो उसका तरीका बहुत आसान है। अगर टू इन्फिनेटिव लगा हो वर के साथ में तो सेंटेंस एक्टिव होगा।
अगर खाली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो सेंटेंस पैसिव होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले टू बी लिखा जा सकता है, इसको पैसिव इंफिनिटिव बनाने के लिए। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, आपको वो पकड़ लेनी है। फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है तो एक्टिव, थर्ड फॉर्म है तो पैसिव। पूरा तरीका आपने देख लिया एक्टिव से पैसिव और ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करने का। यहां पे हम ही यूज करने वाले हैं टेक्नोलॉजी को। एक्टिव है सेंटेंस, वर वी टू यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। यहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है, तो यहां पे पैसिव है, वर टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड वाइजली। अब इस इंफॉर्मेशन को इस सेंटेंस के ऊपर लगाओ और मुझे बताओ स्ट्रक्चर एक्टिव है या पैसिव है। वर द डॉक्यूमेंट्स हिडन इन द कैबिनेट टू डिस्कवर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है आपने, यानी सेंटेंस एक्टिव है, लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव वाला मीनिंग नहीं दे रहा। भाई डॉक्यूमेंट्स थोड़े ना डिस्कवर करेंगे किसी चीज को। आप कागज ढूंढते हो या कागज ढूंढता है किसी चीज को? आपका एक डॉक्यूमेंट है, कहीं खो गया, आप उसको ढूंढ रहे हो, आप ढूंढोगे ना कागज को, कागज थोड़ा ढूंढेगा आपको। कागज कभी डिस्कवर करने का काम नहीं करेगा, कागज को, डॉक्यूमेंट को डिस्कवर किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट डिस्कवर हो जाए कैबिनेट में छुपे हुए, तो सीक्रेट जो है वो एक्सपोज होगा। डॉक्यूमेंट्स को यहां पे पैसिव चाहिए ना कि एक्टिव चाहिए, इसलिए टू डिस्कवर का इस्तेमाल ऑल्टरनेटिव फॉर्म में गलत तरीके से आपको बेवकूफ बना के किया गया है। तो क्या करना है, हमें बेवकूफ नहीं बनना है, टू निकाल के इसको लिख देना है डिस्कवर्ड। और चाहे तो टू बी लिख सकते हैं, वर द डॉक्यूमेंट्स हिडन इन द कैबिनेट टू बी डिस्कवर्ड, ऐसा भी लिख देंगे तो भी ठीक है ना। टू बी मैंने आपको बताया था जो एडिशनल होता है, लगाया जाओ तो लगा दो, नहीं छोड़ो तो छोड़ दो उसको, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। तो ये थी इसमें पहली एरर, जो इसमें पैसिव बनाने की जगह एक्टिव बना के आपको पागल बनाया। अब आ जाओ दूसरी एरर है जी इस पार्ट में। अगर ऐसा हो जाए तो सीक्रेट एक्सपोज्ड हो जाए, सीक्रेट वुड बी एक्सपोज्ड। सब्जेक्ट बना हुआ है यहां पे सीक्रेट, और वर्ब बनी हुई है वुड बी एक्सपोज्ड। बीच में क्या है, सीक्रेट्स के बारे में एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके एक नया क्लोज लिखा गया है, सीक्रेट जो कि ऑफिशियल्स ने कंसील किया है। समझ पा रहे हो, सीक्रेट जो कि अधिकारियों ने छुपाया है, जो कि वाला मीनिंग देने वाला एक रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे गायब है। रिलेटिव प्रोनाउन क्यों गायब है, मैंने आपको बताया था हु विच दैट और वट चार होते हैं ना, हु विच दैट और वट चार होते हैं। ये जो दैट है ना, इसकी एक बीमारी है, इसको इंग्लिश में गायब कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं ओमिट करना। इसका सारा काम होता है, इसका मीनिंग भी निकल रहा होता है, लेकिन इसको गायब कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो, जैसे हिंदी में भी होता है ना, उसने मुझे बताया कि कल वो बाजार जाएगा, तो की आपने लिखा, दैट का मतलब की होता है। और इसको आप ऐसा ही बोल सकते हो, उसने मुझे बताया वो कल बाजार जाएगा, तो की आप बीच में से खा गए। तो अंग्रेज भी ऐसे ही इस की वाले दैट को खा जाते हैं, मीनिंग निकल रहा होता है इसका, फिर भी खा जाते हैं। तो यहां पे ये दैट नाम का, सीक्रेट के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। सीक्रेट जो कि ऑफिशियल्स ने छुपाया हुआ है, द ऑफिशियल्स हैज कंसील्ड। आपको देख के लगेगा सीक्रेट की वर्ब है हैज, ऐसा नहीं है, सीक्रेट की वर्ब नहीं है, सीक्रेट की वर्ब है वुड बी एक्सपोज्ड। ये दैट नाम से पूरा रिलेटिव क्लोज लगा हुआ है, दैट से शुरू होने वाला। ऑफिशियल्स इसका सब्जेक्ट नंबर 2 है और इसकी वर्ब है हैव कंसील्ड, जो ऑफिशियल्स ने कंसील किया है। कंसील करना यानी हाइड करना, किसी चीज को छुपाना। समझ पाए ना, सीक्रेट की वर्ब हैज नहीं है, सीक्रेट की वर्ब है वुड बी एक्सपोज्ड। हैज यहां पे वर्ब है ऑफिशियल्स की, ऑफिशियल्स प्लूरल है, तो वर्ब को हैज से हैव बनाना होगा। और ये पूरा क्लोज कहां से आया, ये एक रिलेटिव क्लोज है, सीक्रेट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो सीक्रेट जो कि ऑफिशियल्स ने छुपाया है, जो कि के लिए बीच में दैट लगना चाहिए था, दैट को इसने ओमिट कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी में की को और दैट को खा जाते हैं। चलो ये 2 एरर्स थी। रैप अप करते हैं क्लास को, लंबी हो गई आई थिंक, मेरे ख्याल से 35-40 मिनट की हो चुकी होगी, 35 मिनट्स के आसपास। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं लास्ट में, आज जो आपने सीखा उसी के ऊपर बेस्ड है। 2-3 मिलेंगी आपको इसमें एरर्स, ठीक है। तो इसको मैच करने की कोशिश करना, कहाँ कौन सी एरर आप पकड़ पा रहे हो। मैं वीडियो के फर्स्ट कमेंट में एरर को डाल रहा हूं, वहां से आपकी मैच हो जाएगी, ठीक है। सब लोग इसको ट्राई दें, फर्स्ट कमेंट से मैच करें। आप कितनी पकड़ पाए ये भी जरूर से बताएं। क्लास आज की कैसी लगी, आपके प्यार से ही, इस जोश के साथ में इस कंटेंट को लाया जाता है। अच्छा लगता है तो जरूर से अपना एप्रिशिएशन अपने लाइक्स के जरिए दिखाएं। चलिए अनटिल देन, कल आपसे मुलाकात होगी सुबह की जो है क्लास में, मंडे की। साइनिंग आउट।